बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि जो नए देखने वाले हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि उन तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान का एतमाद हो गया बहाल, क्योंकि राब्ते भी बहाल हो गए ना पाए ना इस्टेबलिशमेंट के साथ। तो वो जनाब नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि सर आ जाए, मसला ही कोई नहीं, फुल हार तुहाडे लिए तैयार है। लेकिन नवाज शरीफ साहब डटे पड़े हैं। वो क्यों डटे पड़े हैं, वो क्या मामला है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त, उनके यारे गार, उनके बहुत सारी बातों के राजदान मोहसिन बेग बड़े मरूफ किस्म के आदमी हैं। बेसिकली वो एक दो अखबारात के जो हैं वो मालिक हैं और उनकी एक न्यूज़ एजेंसी भी है और बड़े एक रिस्पेक्टेबल उनका नाम है जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी। तो वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को और उसमें उन्होंने बहुत सारे राज जो हैं, बहुत सारी बातें वो खोल के रख दी हैं इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब को एक किस्म का उन्होंने ज़रा धीमे अंदाज में, बड़े सुलझे हुए अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, धीमे अंदाज में, लेकिन तल्ख बातें जो हैं वो उनकी वो सामने लेकर आए हैं। मिसाल के तौर पर मोहसिन बेग साहब ने कहा कि जनाब मैंने 1 अरब रुपया इकट्ठा करके दिया इमरान खान को, 1 अरब रुपया कैश दिया। वो कहते हैं मुख्तलिफ लोगों से इकट्ठा करके 1 अरब रुपया दिया और पार्टी फंड के तौर पे दिया। मेरा ये ख्याल था कि यार पार्टी फंड चाहिए होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके पास बहुत पैसे हैं, हमारी पार्टी के पास पैसे नहीं है। तो इकट्ठे करके इमरान खान साहब के हाथ में पकड़ाए थे और फिर उन पैसों का उन्होंने की किया, कहते मैंने कोई नहीं पता। एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि जनाब 24 अरकान जो हैं वो मैंने शामिल करवाए थे पीटीआई के अंदर, सिर्फ जहांगीर तरीन साहब ने शामिल नहीं करवाए थे। और साथ ही साथ जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि जनाब जो बात जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने की उस पर इन्होंने बहुत गर्मी खादी है, मतलब बनी लालिया ने और इमरान खान ने और पीटीआई वालों ने, लेकिन वो बात दुरुस्त है, उसको मैं निगेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत मैंने लोगों को शामिल करवाया पार्टी के अंदर। तो हमारा ये ख्याल था, उनका कहने का मतलब ये था कि समझ नहीं सका यार एक नई पार्टी आनी चाहिए। दोनों पार्टीज जो हैं वो मतलब है कि आपस की बंदरबांट कर लेती हैं, तो हम एक नई पार्टी लेके आए, बंदा ईमानदार है, ये सेलेबल कमोडिटी, मतलब ये अल्फाज मैं बोल रहा हूँ, उनका उन्होंने नहीं बोले। तो वो कह रहे थे कि ये बिक सकता है मार्केट के अंदर, ये चीज़ें, इमरान खान की पर्सनैलिटी जो है वो ऑनेस्ट है, उसके बारे ये में मशहूर है कि वो ऑनेस्ट है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल ऑनेस्टी कुछ नहीं होती, बल्कि जो मॉरल ऑनेस्टी है वो सबसे अहम है। इखलाकी तौर पे इंसान को सच्चा होना चाहिए, उसकी इखलाकी कदरें बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, वो सबसे अहम होता है। फाइनेंशियल जो है वो तो फड़ी जाती ना पाए ना, मतलब तुसी अगर किसी जगह ते घपला घुपला करते हो तो बंदा फड़िया जाता है, ये नहीं हो सकता कि फड़िया ना जाए, फड़ना चाहो तो फड़िया जाता है। लेकिन या कम अज़ कम पता चल जाता है कि इस केस में इतने पैसों का घपला हुआ है या इनका हिसाब किताब कोई नहीं लग रहा। जिस तरह अभी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, आप देखते जाएंगे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू किया है ना, वो फैक्ट फाइंडिंग हुई है, उसमें से 4 अकाउंट दिए थे, 27 कट के बाहर लाए नहीं हो पीटीआई के। तो चीज़ें जो हैं वो उस तरफ को जा रही हैं और चीज़ें आगे बढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता। आप देखते जाए, जनवरी का महीना जो है वो वैसे तो ठंडा होगा लेकिन इनके लिए बहुत गर्म होगा। ये मेरा अपना ख्याल है, मेरा सियासी तजिया है जिसके ऊपर मैं ये बात कहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यार मेरा इमरान खान के साथ जो इख्तलाफ हुआ वो इस बात पे हुआ कि एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैंने एक मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से एक बात की कि यार इस तरह नहीं स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। तो जब मैं करके चला गया तो इमरान खान ने मुझे बुरा भला कहा, उत्थे बैठे लोगों ने, मैंने भी दस्ता, लिहाजा मैंने फिर उसके बाद इमरान खान का नंबर ब्लॉक कर दिया, मैं राब्ते ही ख़त्म कर दिया। मैं कही उन्होंने सोचा होगा ना कि यार कि बंदे ने इन्ना सर्व किया है और उस तो बाद भी मेरे नाल हाल है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अलीम खान साहब ने जितना सर्व किया हमने अपनी आंखों से देखा 2011 से ऑनवर्ड कि अलीम खान साहब ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के नाम, मतलब इमरान खान ने फ़र्ज़ करे ना मैंने कराची जाना है तो उन्होंने कहा जी ठीक है, जहाज़ भी अलीम खान ने अरेंज किया, अगों उत्थे गड्डियां भी अलीम खान ने अरेंज किए थे, उत्थे रहना है अलीम खान ने अरेंज किया, उन्होंने कहा उत्थे जलसा करना है तो अलीम खान वहाँ के इंतजाम होने चाहिए। तो खान साहब ने कहा ओके, अलीम खान साहब ने उत्थे भी नोटा की बोरियां खोलते हैं। पर क्या हुआ अलीम खान के साथ, स्कोर बराबर करने के चक्कर में कि जनाब असी सिर्फ नहीं फड़ रहे अपोजिशन वाले, अलीम खान को फड़ लिया राह जाते हैं
3 महीने बेचारा अंदर कट आया। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हैं, इमरान खान से अगर आपको बंदा फैज़ कर रहा है तो भाई उहदे कोलों वापसी ते वो जी रद्द-ए-अमल की तवक्का नहीं रखनी, वो एडवर्स रवैया इख्तियार कर सकते हैं। अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी इस किस्म की शख्सियत को कहा जाता है। तो खान साहब इस किस्म के आदमी हैं। ये इमरान खान साहब के बारे में बड़ा उनके करीबी दोस्त अब जो भी रहे, मतलब तरीन के साथ क्या हुआ आप अंदाज़ा लगा लें। अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, अब मोहसिन बेग साहब भी बोल रहे हैं कि क्या उनके साथ हो रहा है। इनको तो तड़ियाँ भी लाएंगी ऐसा। 1-2 प्रोग्रामों उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे कुछ जान से मारने की धमकी दे रहा, तो उन्होंने कहा जी मैं तो कितने जावा बैठा जी हिम्मत आ जाओ। तो वो धमकी जो है ज़ाहिर है वो नहीं दे रहे थे जो जिनके बारे में अक्सर गुमान होता है, वो PTI के कोई लोग सन, वो इस तरह की बातें जो है वो कर रहे थे। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब जो सबसे अहम बात उन्होंने की और बड़ी ख़तरनाक बात की, वो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान के जो फ़ौज के बारे में ख़यालात हैं, जो अपोजिशन में होते हुए उनके ख़यालात थे, वही आज भी उनके बारे में उनके ख़यालात हैं। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है जो उन्होंने की है, क्योंकि इमरान खान की जो पहले गुफ्तगू थी फ़ौज के बारे में, वो वीडियो आपको याद होगी एक लीक हुई थी इमरान खान की कि 20,000 बंदे इकट्ठे कर लो तो पैंटें गीली हो जाएंगी। ये वो इस किस्म की जो गुफ्तगू थी, ये उनके ख्यालात थे। तो अब वो कह रहे हैं कि जेड़े पहले ख्यालात सन आज भी वही ख्यालात हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान साहब जो है ना, इनका कोई चेंज ऑफ माइंड नहीं हुआ और इनके ये समझते, एक्चुअली मेरा ज़ाती ख्याल अब ये है कि इमरान खान साहब ये समझते कि सारी दुनिया सिर्फ उनको सर्व करने के लिए इस मर्ज़ वजूद में आई है। जितने इंसान हैं उन सब वो सब पर लाजम है कि इमरान खान को सर्व करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान खुद को खाकाने आज़म समझता है, ठीक है, कुबलाई खान समझता है। वो समझता है कि जनाब मैं सारी दुनिया का हुक्मरान और सबको मुझे सर्व करना चाहिए, सब मेरे ग़ुलाम हो। ये रवैया है इमरान खान का। और इसी बात के ऊपर जो है वो आपको याद होगा, ये DGISI की तकर्री, उससे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था, उसको किस तरह से लटकाया गया। तो लगता ये है कि जो मोहसिन बेग साहब ये बात कह रहे हैं वो उसमें काफ़ी वज़न है, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह की हैं। बाकी जो PTI है उसका जो हाल होना है, आज असद उमर के साथ जो है वो आप देख लें। असद उमर को नारेबाजी हुई है जनाब, बाकायदा तौर पर वो इंसाफ हाउस कराची गए थे, उत्थे लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी कि आप मन मर्जी के फैसले कर रहे हैं, तो टिकटें जो हैं वो आपने कंटोनमेंट बोर्ड कराची के अंदर भी जो दी हैं वो मन मर्जी की दी, तो रिजल्ट फिर तुहाडे सामने है, तो अगे भी तुसीं दिओगे तो रिजल्ट फिर उंजदा ही आएगा। लोगों ने नारेबाजी की है, जाहिर है लोग मासूम हैं, वो PTI के लीडरशिप को बड़ा ईमानदार और बड़ा पाकिस्तान से मुखलस समझते हैं, तो वो उनकी पार्टी में है। आम वर्कर यही समझता है, नवाज शरीफ का भी यही समझता है, जरदारी साहब का वर्कर भी यही समझता है, मौलाना फजल रहमान का वर्कर भी यही समझता है, जमात इस्लामी का वर्कर भी यही समझता है। तो लोगों को जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो भावें फिर नारे बजते हैं। तुसीं मतलब ये नहीं हो सकता कि तुहाडे खिलाफ नारे ना बजन, असीं पार्टी वर्कर मार रहे ने, तुसीं इलैक्शन जाओ तो सही, ऐ थानू लगे कि समझ कि तुहाडे नाल होना की है मुस्तकबिल दे विच। और ये सारा मामला जो है वो चल रहा है। और इस दौरान मुझे याद आ गया एक बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा, यार मैं उसको लतीफ़ा कह सकता हूँ, जोक ऑफ द डे आप समझ लें। वो ये है कि जनाब CM पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो ना अपनी PR के ज़रिए वो रखे होते हैं, काफ़ी बड़ा सेक्रेटेरिएट होता है DGPR में, को मेरा ख्याल को 100 तो बहुते PRO बैठे होंगे हैं, और वहाँ पे एक DG होता है। आजकल जो है DG है वो तो हमारी भाभी हैं, एक साफ़ी हैं, उनकी बेगम है, और वो बड़ी मुद्दत से, यानी वो मेरा ख्याल रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, बड़ी अच्छी खतून है। तो वो जो नीचे जितने लोग होते हैं, फिर रिपोर्टर भी जो होते हैं कुछ, क्योंकि मालकान सारे चाहते हैं कि इश्तिहार लभन तो नाल को काम भी हो जाए साडा, तो हुकूमतों के पास ज़ाहिर अथॉरिटी होती है, तो नेड़े नेड़े होंगे। फिर रिपोर्टर भी बेचारे कहते चलो साड़ी भी कोई CM ने सलैक रहे, तो फिर वो खबर जो है ना उनके कहने पर वो शाया हो जाती है। वो खबर है आज दुनिया में, ये दुनिया अखबार में शाया हुई। वो खबर ये है कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने 9 करोड़ और 60 लाख रुपए कम खर्च किए हैं CM हाउस के अंदर बनिस्बत शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब ने किए थे जनाब 24 करोड़ रुपया, हमने किया कोई पता नहीं 14 करोड़ तो कितना, ये इस तरह करके हिसाब बना के उन्होंने दिता है। तो मैनू हासा बड़ा आया इस गल उत्ते, ਉਹ पाए ने कित्थे राजा भोज कित्थे गंगू तेली, माजरत दे नाल माफ़ कर दिओ, ताड़ा शहबाज शरीफ ना भाएन की मुकाबला। देखिए वो उसने काम किया, और वो इतना काम किया है कि आज उनको लोग याद कर रहे हैं,
काम करने की वजह से याद कर रहे हैं। मेरे उनसे बहुत सारे कामों पे इतराज़ात है, मैं उनको समझता हूँ कि वो ठीक नहीं हुए। हो सकता है उनसे बात हो तो वो भी इस बात को तस्लीम कर लें, लेकिन मतलब उन्होंने काम किया, लोगों को सर्व किया गया है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। तो आपने तो भाई ने पट्ठा ही बहाता फड़ के, वो चंगा भला हैल्थ सिस्टम बहा के रखता, एजुकेशन सिस्टम बहा के रखता, चलता चलाता सारा कुछ बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो उत्ते भाई ने अगर 24 करोड़ लगा सी तो उन्हें भाई ने 2400 अरब रुपए तो ज़्यादा के काम किए सन लोगों के। तुसी तो भाई तोंसे तो बाहर ही नहीं आते, या मियाँ वैली जाते या तोंसा जाते हो। मतलब आपने लाहौर में जो 2 प्रोजेक्ट किए हैं वो दोनों शहबाज शरीफ के दौर के थे, दोनों मुकम्मल तौर पे उनके दौर के PC1 के मंजूर हुए हुए थे, उनकी सारी सिलसिले थे। आगे तुसी रोकता, लिहाजा लागत बढ़ गई, वध पैसे न बढ़े ने। ये अभी भी चिल्ड्रन लाइब्रेरी वाला, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास जो आपने बनाया वो भी उन्हीं के दौर का मंजूर शुदा है। बहरहाल आपने किया कुछ नहीं है। और शहबाज शरीफ दी तो भाई तरीफा की चाइना ने, आपको याद होगा सर, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, आप ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें तो चाइना ने तारीफ़ की शहबाज शरीफ के काम की कि हमने इतना मेहनती बंदा नहीं देखा जितनी मेहनत और दिलजमी के साथ वो काम करते हैं। करप्शन का एक इल्ज़ाम लगा था, चाइना ने बाकायदा लेटर सुटे कि पाइन झूठ गल लेगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पाकिस्तान के लिए। दूसरा, ताड़े नाल ते भाई ने ताड़े IG नहीं काम करना, पुलिस वाले नहीं काम करना चाहते जो मातहत होते हैं। आपने 5 IG चेंज किए हैं और ब्यूरोक्रेट्स की हालत ये है कि 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर चुके हैं। तो ये भी ताड़ा तो काम नहीं चल रहा, अभी भी जो है ना बस धक्केशाही के नाल ही सिलसिला चल रहा है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? अवाम जो है बुरी तरीके से पिस रही है। यार आपसे तो पार्किंग स्टैंड कंट्रोल नहीं होते, बाकी सारी गल्लां छड्डो, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कंट्रोल नहीं होंगे। उत्ते 30 रुपए लिखे होंगे ने, ठीक है, तो वो 50 रुपए लै रहा होंगे। ये गलत नहीं कह रहा मैं, चूँकि अजकल रोज़ PIC जा रहा हूँ तो भर रहे हैं 50 रुपए, मैं तां दस रहा। खैर यानी 40% इंक्रीज़ कर रहे हैं जो जिस पे ठेका लिया हुआ है, तो कोई पूछने वाला नहीं गा पाए, ठीक है। ये सूरत हाल जो है ना वो चल रही है बाकायदा तौर पे। तो आप उनके और इनके दौर में का मुआवजना ना करें। शहबाज शरीफ ने तो जो पार्किंग है ये फ्री कर दी थी। मैं आपको याद दिलाऊं, शुरू में जब वो आए थे और पार्किंग फ्री थी, ये जो है अपना पार्क्स की, और पार्किंग फ्री थी हॉस्पिटल्स की। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ। हाँ, उन्होंने जो जिन चीज़ों पर मैं एतराज़ करता हूँ, ज़हीर डार साहब हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा जी कि आपने नवाज शरीफ के बारे में कहा कि उन्होंने कुछ गलत बातें की हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। तो मैंने बिल्कुल की है सर, मैं आपको बता देता हूँ। 90s के दौर में सेल्फ फाइनेंस के ऊपर उन्होंने GC यूनिवर्सिटी, यानी जो अब उस वक्त कॉलेज था, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उसके अंदर भी, और FC कॉलेज, ये 2 लाहौर के टॉप मोस्ट कॉलेजेस थे। लाहौर कॉलेज ख़वातीन के हवाले से था, तो उसमें सेल्फ फाइनेंस के ऊपर उन्होंने इजाज़त दी थी कि नकम्मा बच्चा भी तुम पैसे दे के पढ़ा सकते हो, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला कदम था। दूसरा जो काम किया गया था, जो मैंने हेल्थ के हवाले से कहा, तो हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाज़त भी है ना, वो नून लीग के दौर में दी गई। अच्छा, फिर तीसरी बात, शहबाज शरीफ के दौर में 1998 के अंदर एक कानून बना था कि सिक्योरिटी प्राइवेट करार दे दी गई थी एक तरीके के साथ, और वो ये था कि जहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा दुकानें होंगी वहाँ पर वो जगह मार्केट कहलाएगी, और मार्केट की जो तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है वो मार्केट कमेटी पर होगी। तो ये कानून आज भी मौजूद है। तो मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब उन्होंने ईमानदारी से की होंगी, उनका खलूस नीयत से की होंगी, लेकिन पाए ना काम के नाल ना हालात ख़राब हुए हैं। अगर आप हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी को प्राइवेट कर देते हैं तो फिर पाए रियासत का दी जाएगी। फिर तो जंगल का कानून हो गया ना कि जिन्ना जोर होएगा उन्नी अपनी हिफाजत कर लेगा, अपने बच्चे उस तरह से पढ़ा लेगा। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी मतलब फ़लसफ़ा नहीं है, सिंपल सी बात है ये। और फिर रियासत से शहरियों का ताल्लुक जब ख़त्म होना शुरू होता है तो रियासती अमूर में से उनका अमल दखल कम हो जाता है। वो तो पहले ही होया, मतलब 2018 RTS बात था, 13 जनाब कहता गया कि ये इलेक्शन जो हैं ये RO इलेक्शन है, ठीक है। 2008 जी सारिया पार्टियां पिट रही सन, 2002 भी पिट रही सन। तो फिर अवाम कहते हैं यार जितना तो नहीं है ना जिन्होंने वो ने, तो फिर वो भी उन्होंने वेखते, उन्होंने से मैंने याद आया कि असल गल तो रहेगी। वो मौलाना फजल रहमान साहब बड़े खुश ने, वो कहना जनाब देखे वो एक ज़रा जो थोड़े जे इधर हुए ने, यानी उन्होंने हाथ सर से उठाया तो देखे हम जीत गए। और वो जो तीली पहलवान जिन्हें मैं कहता हूँ परवेज़ खटक साहब, उन्होंने भी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि JUI को तो यकीन नहीं आ रहा था कि असी इन्नी सीटें जीत गए हैं। तो बात ठीक है,
यही कोई यकीन नहीं होगा, लेकिन भाई ना तानू जड़ा होना है ना, जो तुहाडे नाल होया तो जो अगे फेज़ 2 जो होना, जो बलदियाती इंतखाबात का फेज़ 2 मार्च में लेंगे, तो जो उत्थे तुहाडे नाल होना ना, वह भी तुहानू हजे तक यकीन कोई नहीं। मैं आपको ईमानदारी से ये बात कह सकता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की, ज़रा सा। तो साथ ही ये बलदियाती इंतखाबात के रिजल्ट आप देख लें, मौलाना फजल रहमान का एतमाद बड़ा बहाल है। वो कहते हैं जनाब वाह वाह हो गई, ज़बरदस्त हो गई, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। और वो वापस आएँ जब भी, तो जनाब फुल हार तैयार ने, तो उनका रेड कारपेट रिसेप्शन होगा, अवाम बहुत तंग है इमरान खान से, उनके साथ चलेंगे। और बातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नवाज शरीफ की चल ही रही हैं। हमारे दोस्त हैं अजहर जवेद साहब, वो कहते हैं कि मियाँ साहब डील करने के मूड में नहीं है। दुनिया टीवी के वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पर लंदन के अंदर, और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीब है, उनकी एक्सेस है मियाँ साहब के ड्राइंग रूम तक। तो इसलिए मैं उनकी बात को थोड़ा सा सही समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि जनाब वो डील करने के मूड में नहीं है, और वो कहते हैं कि जनाब डील साड़ी अवाम नाल ही होएगी, और मैं इनकी शराइत पर नहीं आऊँगा, मैं अपनी शराइत पर रहूँगा। और जैसे मैं पहले वीलॉग में कह चुका हूँ आपसे कि मियाँ साहब जो है ना, वो आएंगे तभी जब वो उनका मूड होगा। सलमान अकरम राजा साहब ने मेरी बात को सेकंड कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये अटारनी जनरल कह के वेख लैन, ये शहबाज शरीफ को अंदर करके वेख लैन, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट लंदन से नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान की हुकूमत नहीं ला सकती। वह दिल करेगा तो वो आ जाएगा, दिल नहीं करेगा तो नहीं आएगा। बाहर गुफ्तगू चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मियाँ नवाज शरीफ की भी चल रही है, आसिफ जरदारी की भी चल रही है, शराइत तय हो रही हैं, चीज़ें कभी ऊपर हो जाती, कभी नीचे हो जाती, कभी कोई रुस जाता, कोई दूसरा रुस जाता, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से परेशान हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा परेशान पाकिस्तान के अवाम हैं, और उनकी परेशानी की वजह इमरान खान की नाअहली और नालायकी है। बल्कि मोहसिन बेग साहब की ज़बान में तो वो मतलब है कि ईमानदार भी नहीं है, ये उनका कहना है। सारी गुफ्तगू का क्रक्स बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी पता नहीं आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। अगर इत्तेफाक करते हों या इख्तलाफ करते हों, डिसेंसी के साथ लिख दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।